फिल्मों में अक्सर एक सीन होता है ना कि कोई अपनी कार की ईएमआई नहीं चुका पाता और अचानक कुछ बाहुबली टाइप के रिकवरी एजेंट आते हैं और बीच सड़क पर चाबी छीन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और आम जिंदगी में भी ये डर अक्सर बना ही रहता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। हमारे पास कानूनी दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एक पूरा अंबार है। सही कहा। खासकर सरफेसी अधिनियम 2002 की केस फाइल्स इस प्रक्रिया को काफी हद तक साफ करती हैं। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद यही डिकोड करना है कि बिना अदालत गए बैंक किस कानूनी रास्ते से कर्ज वसूलते हैं। मतलब आईसीआईसीआई बैंक बनाम प्रकाश कौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बलपूर्वक छीना झपटी पर पूरी तरह रोक लगाई है। बिल्कुल। बैंकों को रिकवरी के लिए कुछ सख्त कानूनी मापदंडों की एक लक्ष्मण रेखा पार करनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि आज ईएमआई बाउंस हुई और कल एजेंट घर आ गए। अच्छा, तो पहली शर्त क्या होती है इसमें? देखिए, पहली शर्त यह है कि लोन लगातार 90 दिनों तक न चुकाया गया हो। मतलब वो खाता एनपीए घोषित हो चुका हो। और हाँ, बकाया राशि कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। 1 लाख वाली शर्त भी है। इन फाइलों को पढ़ते हुए मैं सोची थी कि एक बहुत ही दिलचस्प नियम है इसमें, धारा 31। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। मुझे लगा जैसे ये उधारकर्ता के लिए कोई सुरक्षा कवच है। इसमें लिखा है कि अगर किसी ने अपने लोन का 80% या उससे ज्यादा हिस्सा चुका दिया है तो बैंक सीधे गाड़ी पर कब्जा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना कि अगर कोई धावक अपनी रेस खत्म करने के 80% करीब पहुंच चुका है तो किसी मामूली नियम टूटने पर उसे अचानक ट्रैक से बाहर नहीं फेंका जा सकता। बिल्कुल, ये कानून के भीतर छिपी एक तरह की मानवीयता है। जिस व्यक्ति ने लगभग पूरा कर्ज चुका दिया है, उसका वाहन अचानक छिन जाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। सही बात है, लेकिन 80% वाले नियम में तो ज्यादातर लोग नहीं आते होंगे। तो जो आम इंसान मान लीजिए 2-4 साल से ईएमआई दे रहा है और अचानक 90 दिन तक चूक गया, तो क्या उसकी गाड़ी सीधा उठा ली जाएगी? अरे नहीं, इसके बाद भी जवाबदेही का एक कड़ा रास्ता है। धारा 13(2) के तहत बैंक को 60 दिन का एक अंतिम नोटिस देना ही होता है। अच्छा, मतलब 60 दिन का बफर टाइम मिलता है। हाँ, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ताकि सामने वाले का पक्ष सुना जा सके। इसके बाद धारा 13(3)(a) के तहत उधारकर्ता इस नोटिस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकता है। तो क्या बैंक को उस आपत्ति का जवाब देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। बैंक को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देना एकदम अनिवार्य है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बैंक सच में इन आपत्तियों को गंभीरता से लेते हैं या बस खाना पूर्ति के लिए कोई रटा रटाया जवाब भेज देते हैं? देखिए, अगर बैंक इसे हल्के में लेते हैं तो वे अपना ही नुकसान करते हैं। बिना ठोस जवाब दिए आगे बढ़ने पर पूरी प्रक्रिया ही दूषित मानी जाती है। अच्छा। और जब्ती सिर्फ कागजों पर नहीं होती। 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बाकायदा एक पंचनामा बनता है। ओहो, मतलब पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं ग्राउंड पे। हाँ, गाड़ी में रखे सामान की इन्वेंट्री तैयार होती है और बाकायदा एक पोजीशन नोटिस थमाया जाता है। एक व्यवहारिक सवाल अक्सर उठता है, मान लीजिए बैंक ने सब करके गाड़ी उठा ली, अब उनके कब्जे में रहने के दौरान गाड़ी में कोई स्क्रैच आ जाए या वो चोरी हो जाए, तो क्या ये नुकसान उधारकर्ता के सिर मढ़ा जाएगा? ये बहुत ही जायज सवाल है। इन्फोर्समेंट रूल्स इस पर बहुत स्पष्ट हैं। गाड़ी की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका बीमा बनाए रखना पूरी तरह से बैंक की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बैंक की जिम्मेदारी है? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक गाड़ी नीलाम नहीं होती, उसका असली मालिक उधारकर्ता ही रहता है। नुकसान होने पर भरपाई बैंक को ही करनी होगी। ये तो काफी राहत की बात है। और अगर जब्ती के वक्त कोई विवाद हो जाए तो क्या होगा? रिकवरी वाले जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। ऐसे में बैंक को स्थानीय प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से पुलिस सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी डीएम के थ्रू होता है? हाँ, इसके बाद जब वाहन बेचने की बारी आती है तो बैंक गुपचुप तरीके से उसे अपने ही किसी परिचित को सस्ते में नहीं बेच सकता। हाँ, ये डर भी तो रहता है ना कि बैंक कम दाम में निकाल दे। इसीलिए एक सरकारी मूल्यांकक से रिजर्व प्राइस तय होता है। फिर 30 दिन का नोटिस दिया जाता है और 2 प्रमुख अखबारों में विज्ञापन निकालना भी जरूरी है ताकि बाजार भाव मिल सके
और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। वैसे हमारे दस्तावेजों में ना सिटीकॉर्प मारुति फाइनेंस केस का भी जिक्र है। हाँ, वो तो एक लैंडमार्क केस है। इसमें अदालत ने साफ कर दिया था कि अगर लोन एग्रीमेंट में बिना नोटिस कब्जा लेने की बात लिखी भी हो तो वो अपने आप में पूरी तरह अवैध है। बिल्कुल। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देश के कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता। और यहीं पर ना सिस्टम में चेक इन बैलेंस काम आता है। अगर बैंक इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी गलती करता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास 45 दिनों के भीतर डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाने का अधिकार है। तो डीआरटी क्या कर सकता है इस स्थिति में? अगर ट्रिब्यूनल ये पाता है कि बैंक का कब्जा अवैध था तो वो न सिर्फ वाहन वापस दिलाने का आदेश दे सकता है बल्कि बैंक पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। वाह! तो इन सभी फाइलों का निचोड़ ये है कि सरफेसी कानून केवल कर्ज वसूली का कोई मशीनी टूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और गरिमा के अधिकार और अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। एकदम सही। बैंक का अपना पैसा वसूलने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार एक सभ्य समाज की कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। बिल्कुल।